Hello everyone, welcome to Engineers Career Point and your पीडिया एजुकेशन। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी विद 544 पोस्ट के साथ आया है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और जो इलेक्ट्रिकल और सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यार अपना तैयारी को खींच के रखो, डिले मत करो। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एफर्ट मार रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो 2021 में पेपर हुए थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, उसमें से हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइनिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना या पर्पस नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कैसे करना है, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें बच्चों, ये मेरे पास पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का जो कि हुआ था 15 नवंबर 2021 को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म। आपके पास ये वेव फॉर्म दे रखा इज। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या दे रखा, हर्ट्ज में दे रखा है। मतलब जो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देनी है वो आपको हर्ट्ज में देनी है, राइट। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर आपके पास कोई भी वेव फॉर्म है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक वेव फॉर्म है, जैसे ये एक साइन वेव है, पीरियोडिक वेव है जो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रही इस तरीके से, राइट। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रही एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है। अब देखो ये अपने पैटर्न को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो वो जो मिनिमम टाइम पीरियड जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है वो क्या होता है, वो होता है फंडामेंटल पीरियड। वो क्या होता है इसका, फंडामेंटल पीरियड। तो इस पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/T। ये तो मैंने आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको डेफिनेशन दिया, राइट। बट जब आपके पास ऐसा वेव फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखा हो, यहां से कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली इसको इक्वेट करो स्टैंडर्ड साइन वेव के साथ, ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा के साथ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है साइन वेव का विद सम फाइनाइट फेज डिले, राइट। अगर आप देखें तो ये ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 6280, राइट। बट उसने यूनिट क्या दे रखा, हर्ट्ज में दे रखा है। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है रेडियन पर सेकंड, किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 पाई टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। सही है। आपको क्या पूछा है, एफ पूछा है। तो इसका मतलब यहां से एफ कितना निकालोगे, एफ निकालोगे 6280 डिवाइड बाई 2 पाई। और पाई का वैल्यू आपको पता कितना होता है, 6280 डिवाइड बाय 2 गुणा 3.14। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1000 हर्ट्ज आएगा। तो इस तरीके से आपका पहला उत्तर हो जाएगा, राइट। तो देखो यार बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अपना अप्रोच बहुत बेसिक रखना है, सिंपल रखना है, बट हर एक चीज को कवर करना है बिकॉज बहुत रैंडम डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन ढूंढने में कौन कौन से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, ये भी एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, आपको बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ C। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। भी क्या बोला है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, राइट। ये मैंने पैरेलल प्लेट बना दिया, ये इनके बीच में डिस्टेंस बना दिया प्लेट के बीच में, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दिया। इसका कैपेसिटेंस C है। और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर मैं एरिया ऑफ द प्लेट डबल कर दूं, मतलब C न्यू कैपेसिटेंस निकालते हैं जिसमें हमारे पास क्या, एप्सिलॉन तो सेम रह रहा है, एरिया हमने नया ले लिया है, डबल ऑफ इनिशियल ले लिया, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ओरिजिनली यहाँ d था उसको हाफ कर दिया, तो क्या आ जाएगा d/2। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्व करके क्या आएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय 4। ये मेरा इनिशियल कैपेसिटेंस था, तो न्यू क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाय 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4C आ जाएगा, राइट। तो आपके पास उत्तर क्या बनने का, उत्तर बनने का है 4C। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई नीड टू फाइंड यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन, सी आपको बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लीज चेक हियर। आपको क्वेश्चन में बोला गया इफ अ सिग्नल हैज टाइम पीरियड ऑफ 25 मिली सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया है
कि टाइम पीरियड क्या होता है, वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद सिग्नल अपने पैटर्न को रिपीट करता है। कितना दे रखा है, 25 मिली सेकेंड, राइट। आपको पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो कितना बन जाएगा, 1/25 इंटू मिली। तो मिली ऊपर क्या बन जाएगा, 1000 में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000/25। तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, जाहिर सी बात है उत्तर आएगा 40 हर्ट्ज। कितना आएगा उत्तर आपके पास, 40 हर्ट्ज। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते गाइस। देखो अगेन क्वेश्चन में बोल रखा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसॉइडल वेव इन रेडियन पर सेकंड फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको बोला है कि अगर मेरे पास f लीनियर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यार आपको मैंने पहले बताया ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2π/t, और इसको हम 2πf भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास f 100 है तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200π रेडियन पर सेकंड। ओके, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 200π। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया है अ प्योर कैपेसिटर हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स एट स्टेडी स्टेट इट बिहेव एज अ ओपन सर्किट। देखो अगर आपके पास ये कैपेसिटर है, राइट, अगर आप इसको किसी एक वोल्टेज सोर्स के क्रॉस कनेक्ट करते हो प्लस माइनस, सो ऑब्वियसली बात है स्टेडी स्टेट में क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। इमीडिएटली ये कैपेसिटर इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, सर्किट में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट। हाँ जी, क्या बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट, राइट। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपके पास इंडक्टर दे रखा है, वो स्टेडी स्टेट में क्या बिहेव होता है, शॉर्ट सर्किट। आपका जो कैपेसिटर है ये क्या बिहेव होता है, बताइए, ओपन सर्किट। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताया। अगर आप मैथमेटिकली चलना चाहते हो, अगर मैं ये कैपेसिटर लूं, राइट, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ले लूं, V, करंट कितना जा रहा है, I, तो ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, I इज इक्वल टू C dV अपॉन कितना आ जाएगा, dt, करंट वोल्टेज इक्वेशन। तो स्टेडी स्टेट कौन सा स्टेट होता है भी, स्टेडी स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी फिजिकल वेरिएबल का रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज कितना होता है, जीरो होता है। तो एट स्टेडी स्टेट क्या लिखूंगा, एट स्टेडी स्टेट में यहां लिखना चाह रहा हूं कि मेरा dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। I जीरो का मतलब कनेक्शन क्या है, ओपन सर्किट है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ओपन सर्किट। सिमिलरली इस तरीके से आप इंडक्टर के लिए प्रूव कर सकते हो, इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, राइट। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है कि इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन IB दे रखा है, IE दे रखा है, IC पूछा है। देखो यार, ट्रांजिस्टर का एक सिंपल सा रिलेशन होता है कि एमीटर करंट एक एमिट करता है, सोर्स काम करता है। तो इट इज इक्वल टू IB प्लस क्या आएगा, IC आएगा। आपको क्या पूछा है, IC पूछा गया, तो IC किसके इक्विवेलेंट आएगा, एमीटर में से बेस निकाल दो, वो आपके पास IC आएगा। एमीटर करंट कितना दे रखा, 1.25 दे रखा, माइनस 0.11 निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1.14 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो वो आपका उत्तर बन जाएगा। ये बहुत बेसिक रिलेशन है किसी भी ट्रांजिस्टर में। जब भी आपको बीजेटी की बात करें, एनपीएन हो या पीएनपी हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो आपके पास जो करंट आएगा वो एमीटर करंट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बेस और कलेक्टर करंट में, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये आपका मशीन का क्वेश्चन है, देन गो अहेड। डिजिटल का क्वेश्चन है, अगेन ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 मेगा ओम किसके इक्विवेलेंट होता है, यू नो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁶ ओम। बट यूनिट क्या दे रखा है बताइए, किलो ओम में दे रखा है, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 किलो ओम लिख सकते हो। तो आंसर क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ गोइंग अहेड, मशीन का क्वेश्चन है। अगेन ये देखिए, आपको पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड आउट द 7th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज दिस वन। देखो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, ओमेगा हार्मोनिक इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीजर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मैं एंगुलर डोमेन में बात कर रहा हूं। अगर मैं लीनियर हर्ट्ज में बात करूं, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट आपका क्या है, एफ नॉट आपका है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगर मैं यहां से बात करूं, कौन से हार्मोनिक की बात हो रही है, 7th हार्मोनिक की। फॉर सेवंथ हार्मोनिक्स ये जो मल्टीपल इंटीजर होगा, एन की वैल्यू होगी, एन का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, इट विल बी 7 इंटू फंडामेंटल कितना 20, इट विल टर्न आउट टू बी 140 हर्ट्ज। कितना आएगा, 140 हर्ट्ज के आसपास आएगा। तो आप देख लीजिए उत्तर 140 हर्ट्ज आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो आई होप दिस मेक सेंस। ओके,
नाउ मूविंग अहेड, मटेरियल का क्वेश्चन है। अगेन दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एन एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन एवी, वोल्टेज गेन रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, राइट। बीटा इज द करंट गेन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आपको पूछा पावर गेन, पावर गेन क्या होता है, एपी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर क्या होता है, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड इनपुट करंट। ये आपके पास क्या बन जाएगा, वोल्टेज गेन, अगले वाला क्या आ जाएगा, करंट गेन। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना दे रखा है, 100 गुणा 140, उत्तर आपके पास क्या आ जाएगा, 14,000 के आसपास। आई होप दिस मेक सेंस, क्लियर। तो आंसर आपके पास क्या है, 14,000। कोई दिक्कत इसमें, चेक करिए प्लीज। नाउ मूविंग अहेड, इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन, अगेन नेटवर्क क्वेश्चन, अगेन आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन, मशीन क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साथ में क्या आ जाएगा 30। तो अगर मैं यहाँ पे Vm की बात करूं, Vm कितना बन गया, 200√2 बन गया। अगर मैं RMS वैल्यू का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करूं किसी भी साइनोसॉइडल वेव का और फुल वेव का, क्या होता है, इट्स पीक डिवाइड बाय √2। तो कितना बन जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 200 ओनली, राइट। आई होप दिस मेक सेंस, क्लियर। आगे चलते हैं। नेटवर्क का क्वेश्चन है, डिजिटल का क्वेश्चन है। अगेन देखो, आपको यहां पे बोला गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इज दैट। रेजिस्टेंस की बात की गई है, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ द इंसुलेट मटेरियल इंक्रीजिंग, गलत स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ डिक्रीजेस, गलत स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ इंक्रीजेस, गलत। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस एंड इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिजिट वाई, रीजन बीइंग, देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आप मेटल की बात करोगे, मेटल की कंडक्टिविटी होती है, इट इज एन क्यू, साथ में मोबिलिटी, राइट। अब ये एन क्या है, यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन है, ये फिक्स होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यार, आपकी जो मोबिलिटी होती है ना, मोबिलिटी आपकी घटती है, राइट। अगर आपकी मोबिलिटी घट रही है, कंडक्टिविटी घट रही है। अगर आपकी कंडक्टिविटी घट रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है। अगर ये घट रही है टेम्परेचर के साथ, ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट। ये कांस्टेंट है, डायमेंशन फिक्स है। अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तभी आपने देखा होगा कि जो मेटल होता है उसमें टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ेगा। तो आपके पास बेटर ऑप्शन क्या बनेगा, बेटर ऑप्शन विल बी डी ओनली। इज इट क्लियर। नाउ गोइंग अहेड, These all are the basic question। आपके पास यहां दे रखा है what is the which denote the unit of resistivity। सी आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, इट कैन रिटन एज आर इंटू ए अपॉन एल। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ओम मीटर। तो कोई ऑप्शन चेक करिए जिसमें ओम मीटर है। ओम मीटर आपके पास ये ऑप्शन है, तो ये आपका राइट आंसर होगा भी, राइट। आई होप दिस मेक सेंस, ओके। Next, moving at what is CRO? CRO stand for cathode ray oscilloscope, okay? So guys, this was the paper 1। अब मैं अगला पेपर 2 की तरफ जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा यार, अभी मैंने पेपर 1 में बताया आपको, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, बहुत इजी आपसे सवाल पूछे गए थे। अब उसी दिन का देखो, 15 नवंबर का 12:30 PM टू 2:30 PM मीन्स इवनिंग शिफ्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर मेरे पास है, राइट। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। लेट अस मूव डाउन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन दे रखा है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम डैश डायोड्स आर कंडक्टिंग। ऑप्शन क्या दे रखा है, 3, 2, 1, 4।
आपके पास क्या है, ब्रिज वेव में कितने होते हैं, 4 डायोड होते हैं, जिसमें से 2 एट ए टाइम कंडक्ट करते हैं और 2 ऑफ रहते हैं, लोड के थ्रू कंडक्शन करते हैं, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 डायोड आर कंडक्टिंग एट अ टाइम। फाइन, नेक्स्ट मूविंग अहेड, अगर हम आगे लेके चले, अगेन यहाँ पे यही क्वेश्चन, राइट। आपको बोला गया है, लेट मी चेक इट, a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of voltage source in series with the resistor. This statement refers to, आपके पास एक होता है थेवेनिन थ्योरम, कौन सा थ्योरम होता है भी, एक होता है थेवेनिन थ्योरम, राइट। थेवेनिन थ्योरम क्या देता है आपको, थेवेनिन थ्योरम आपको देता है वोल्ट इक्विवेलेंट सर्किट, क्या देता है, वोल्ट इक्विवेलेंट सर्किट या वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट। और बेसिक वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप, अगर हम प्रैक्टिकल केस में करें, द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का वैल्यू और इसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर। तो आपके पास ये क्या आ गया, VTH आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, RTH आ गया। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा थ्योरम होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन थ्योरम, राइट। नॉर्टन थ्योरम आपको क्या देता है, नॉर्टन थ्योरम आपको देता है करंट इक्विवेलेंट सर्किट। और करंट का इक्विवेलेंट सिंबल क्या होता है, कैसे आप ड्रॉ करते हैं करंट सोर्स को, करंट इन पैरेलल विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, इसका मतलब नॉर्टन को थेवेनिन में, थेवेनिन को नॉर्टन में ट्रांसफॉर्मेबल कर सकते हैं आप, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन था, अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टर। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा, वो थेवेनिन थ्योरम आएगा, बिकॉज पहले वाला उसने स्टेटमेंट दिया आपको, क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यू कैन स्टिल का क्वेश्चन है, अगेन आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन पे आओ, आपको बोला गया, यहाँ पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा, द रेजिस्टिविटी ऑफ डैश डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों मेटल है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बताया मेटल का जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीज, बट जो सेमी कंडक्टर है उसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो उसने बोला है रेजिस्टिविटी ऑफ डैश डिक्रीजेस। अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है तो यार कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बताइए इन चारों में से सेमी कंडक्टर कौन सा है, सेमी कंडक्टर आपका सिलिकॉन है। तो ये स्टेटमेंट रेजिस्टिविटी विल ऑफ सिलिकॉन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, डिक्रीजेस, क्यों, बिकॉज सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, बहुत डेप्थ में जाके एनालिसिस जाते हैं, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। अगर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉग का ही है। इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया है, ध्यान से देखा क्वेश्चन को, फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCR। देखो जब भी हम जीरो सिग्नल की बात करते हैं या DC कंडीशन की बात करते हैं, समझ आ रही बात, बोथ आर सेम थिंग, मींस वो कंडीशन जिसमें हमने ऐसा इनपुट लगाया है जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, जिसका कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसको बोलते हैं जीरो सिग्नल वैल्यू, मतलब DC वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो ये मेरे को क्या देते हैं, ये मेरे को देते हैं क्यू पॉइंट, क्या देते हैं ये, क्यू पॉइंट, क्विंसिड पॉइंट। और क्यू पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। समझ आ गई बात कि कितना वैल्यू ऑफ वोल्टेज और कितना वैल्यू ऑफ करंट पे वो करंटली ऑपरेट कर रहा है। लेट अस सपोज आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं अपने घर पे बूफर पे, तो यार सीधा म्यूजिक तो नहीं लगाओगे ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पीकर को सप्लाई भी तो दोगे। वो सप्लाई क्या है, ये DC कंडीशन है, ऑपरेटिंग पॉइंट है। समझ आ गई बात, आपने बाइस कर दिया, आपने स्पीकर को बोल दिया हाँ यार एज ए एम्पलीफायर काम करना है तेरे को, राइट, आपने उसको ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कर दिया, क्लियर। अब उसमें आप अपना गाना बजाओ, इनपुट दो सिग्नल, वो सिग्नल हो गया। पर जब आपने बाइस किया, उसको बाइसिंग दी, वो क्या थी, वो थी आपकी जीरो सिग्नल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं DC कंडीशन, बाइसिंग कंडीशन या ऑपरेटिंग पॉइंट। तो बेटर वर्ड क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट। समझ आ गई बात। और यही ऑपरेटिंग पॉइंट आपको बताता है कि वो एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन में है या कट ऑफ में, बिकॉज ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी आपका
बीजेटी है, मॉसफेट है, वो मल्टीपल रीजन में काम करते हैं। तो कौन से रीजन में वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है? अगर मैं बीजेटी की बात करूं, अगर वो एज ए एम्पलीफायर बोल रहे हैं तो उसको एक्टिव रीजन में हम उसको एज ए एम्पलीफायर बोलते हैं। तो क्या उसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बता रहे हैं कि वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो मेरे पास जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट और वीसीई होती है, जीरो सिग्नल मतलब जो डीसी कंडीशन के अंडर निकाली जाती है कि जब ऐसा सोर्स लगा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, तो वो मेरे को क्या देता है? वो मेरे को उसका ऑपरेटिंग पॉइंट देता है। क्या देता है? क्यू पॉइंट देता है। दोनों सेम ही चीज है, क्यू पॉइंट बोल दो, ऑपरेटिंग पॉइंट बोल दो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रखे हैं, देन वी गो एट, वी हैव सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो। मेजरमेंट के क्वेश्चन है, डिजिटल का क्वेश्चन है, सीआरओ का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनसॉइडल वेव हुज टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा अभी? 1/40 मिली, राइट। 1 टाइम पीरियड होता है ना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपके पास आ जाएगा 25 हर्ट्ज। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। अब नीचे देखिए, इसके नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन है, अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सप्लाइड थ्रू दिस, ये इसकी पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, और ये इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर मेरे पास ये लीजिए, ये मेरा इनपुट है, क्लियर। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ड्रॉ करूं, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे बनता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ ऐसा बनता है, ये लीजिए, इस तरह से, इस तरह से, या फिर नेगेटिव साइड भी बन सकता है। मैं एक ऑफ द केस ले रहा हूं यहां से, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये सिग्नल अपने आप को इस टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ओके। यार जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है वो भी तो इसी टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। अगर आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड या मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बताइए? f इज इक्वल टू 1/t। ये आपका आइडेंटिकल रह रहा है, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा? वही रहेगा। तो आपके पास इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा था? 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट का भी कितना रहेगा? 50 हर्ट्ज रहेगा। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। अब आगे चलते हैं। Again, next question we have, these are related to digital networks. All questions mostly are from the digital and networks. Again digital question, again instrumentation question, then again digital question, transformer question, then again network question, power factor से related question पूछा गया। Again come to this point, right? The question is, the algebraic sum of the current entering a node on a closed boundary is zero. This is the statement of, option दे रखा है Kirchhoff voltage law, Kelvin Ohm's law and Kirchhoff current law। देखो आपके पूरे सर्किट में दो लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये देता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, क्या देता आपको? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। और एक आपके पास दूसरा लॉ है किरचॉफ करंट लॉ, ये आपको देता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या देता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो बताइए उसने क्या बोला है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू अ नोड, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यार जितना आपका इनकमिंग करंट है उतना ही आपका आउटगोइंग करंट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ करंट आपका कहीं पे गायब हो रहा है या बीच में आपका एक्स्ट्रा करंट जनरेट हो रहा है। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, रिवर ले लीजिएगा, जितना पीछे से वाटर आ रहा होगा उसी रेट पे आगे जा रहा होगा, अनटिल और अनलेस उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं बन रही होंगी, राइट। तो वो बेसिक एग्जांपल है। तो रिलेट करने के लिए आपके सबसे बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा? किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या आएगा आंसर इसका? किरचॉफ करंट लॉ, राइट। आगे हम लेके चलते हैं। अगेन देन वी गो हेड, डिजिटल के क्वेश्चन है, अगेन नेटवर्क का क्वेश्चन है, अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन। लेट अस सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन दीज आर नॉट फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आई हैव, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यस दिस वन। आपको दे रखा है, देखिए आपको बोला है फॉर अ सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर लोड इज आरसी। कितना दे रखा? अभी आरसी दे रखा आपके पास 2 किलो ओम, राइट। आप इसको एक तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस मानो। आपके पास आर इनपुट कितना दे रखा? आर इनपुट दे रखा 1 किलो ओम। अगर आपको करंट गेन दे रखा है, करंट गेन ए आई दे रखा आपके पास 50, कितना दे रखा? 50। आपको बोला वोल्टेज गेन निकालिए। देखो वोल्टेज गेन क्या होता है यार? वोल्टेज गेन V आउट अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। सारे एग्रीड करते हैं वोल्टेज गेन। अगर आपको मान लो रिलेशन नहीं पता है तो कैसे निकालना है? क्लियर है चीज? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? आउटपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज क्या होगा? इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। यार आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या हो जाएगा आपके पास? करंट गेन आ जाएगा ना, ये जो मेंशन्ड है, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस। तो करंट गेन कितना दे रखा? 50 दे रखा है। आउटपुट कितना दे रखा? 2 किलो ओम। और इनपुट कितना दे रखा? 1 किलो। 1 किलो ओम कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 100 आपके पास आंसर आएगा।
एंड ऑब्वियसली योर आंसर इज 100 ओनली। देखो ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सॉल्व किया कि मुझे नहीं पता ये रिलेशन, बट मुझे इतना पता है कि वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है, राइट। और इसने बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा है। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या बन जाएगा बताइए, करंट गेन जो कि दे रखा है 50, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 2 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस साफ लिखा है। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कितना आंसर आएगा बताइए, आंसर आपके पास आएगा 100। तो यार इस तरीके से इसमें कुछ आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि मैंने बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन लिए। आई कुड हैव टेकन अदर क्वेश्चन आल्सो, बट मैंने यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन लिए जो कहीं ना कहीं बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, राइट। तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने ऑलरेडी जो आपका पीएसपीसीएल का जूनियर इंजीनियर का बैच है वो स्टार्ट कर दिया है और मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बोथ ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। तो यार एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 544 नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत ह्यूज वैकेंसी होता है फॉर द पंजाब स्टेट। लग जाओ तैयारी में, जुट जाओ, मेहनत मारो और आई एम श्योर आप लोग इसको अच्छे से क्रैक कर लोगे, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।